चलिए, तो ये रहा आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है, देखिए। पूछा जा रहा है, हाल ही में आयोजित हाल ही में आयोजित खाली जगह महोत्सव को पर्यटन विभाग राजस्थान के पर्यटन कैलेंडर में शामिल करने की घोषणा की गई। यानी कि हाल ही के अंदर ऐसा कौन सा महोत्सव आयोजित किया गया जिसको पर्यटन विभाग राजस्थान के टूरिज्म यानी कि पर्यटन कैलेंडर में शामिल करने की घोषणा की गई थी। हालांकि ये जो घोषणा है, देखिए, ये घोषणा तो है आपके 14 अगस्त 14 अगस्त 2024। अच्छा, किनके द्वारा? याद रखिएगा, दिया कुमारी द्वारा। दिया कुमारी द्वारा 14 अगस्त 2024 को यह घोषणा की गई थी कि राजस्थान के अंदर आयोजित जो मीरा महोत्सव है, कौन सा? मीरा महोत्सव कहां पर आयोजित होता है? याद रखिएगा, यहां जिस मीरा महोत्सव की बात हो रही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, मेड़ता सिट्टी, मेड़ता सिट्टी नागौर। इस महोत्सव को पर्यटन कैलेंडर में शामिल करने की घोषणा की गई। याद रखिएगा, हाल ही में आयोजित कौन सा? मीरा महोत्सव। अच्छा, मीरा महोत्सव कब से लेकर कब तक आयोजित हुआ था? याद रखिएगा, यह आयोजित हुआ था 10 से लेकर 17 अगस्त तक। 10 से लेकर 17 अगस्त 2024 तक मेड़ता सिटी नागौर के अंदर जो महोत्सव आयोजित हुआ, मीरा महोत्सव, इसकी घोषणा 14 अगस्त 2024 को दिया कुमारी द्वारा यह की गई कि अब इस महोत्सव को किस कैलेंडर में शामिल किया जाएगा? टूरिज्म यानी कि पर्यटन में। अक्सर आप सुनते हैं कि राजस्थान में विभिन्न प्रकार के महोत्सव आयोजित होते हैं। जैसे राजस्थान का पहला महोत्सव कौन सा है? कमेंट करके बताइएगा। राजस्थान का प्रथम महोत्सव कौन सा है और कहां पर आयोजित किया जाता है? बताइएगा, राजस्थान का प्रथम महोत्सव कौन सा है? ठीक है, यह आप बताइएगा। लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला है आपके सामने, जल मित्र ऐप किस विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है? कौन सा है? जल मित्र ऐप किस विभाग द्वारा लॉन्च किया गया? देखिए, सबसे पहले तो ये जो जल मित्र ऐप है, ये कब लॉन्च किया गया और किस विभाग द्वारा लॉन्च किया गया? तो देखिए, लॉन्च तो किया गया है ये जल मित्र ऐप आपके 15 अगस्त को, 15 अगस्त 2024। अच्छा, किस विभाग द्वारा? तो देखिएगा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग विभाग द्वारा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा यहां पर बी इज ए करेक्ट आंसर। आप कहेंगे सर ये जो जल मित्र ऐप है इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है घर बैठे 21 दिन में जल कनेक्शन उपलब्ध करवाना, ताकि जल कनेक्शन में जो भ्रष्टाचार हो रहा है ना, इसको खत्म करना। गांव में थान ठाई के मार जल कनेक्शन करना है, इनके लिए 1000, 1500, 1200 जो भी है रुपया भ्रष्टाचार हुई है। तो इस ऐप का उद्देश्य यही है कि घर बैठे 21 दिन में जल कनेक्शन उपलब्ध कराना, ताकि जल कनेक्शन में जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसको खत्म किया जा सके। तो ये है कौन सा? जल मित्र ऐप, जिसके माध्यम से घर बैठे 21 दिनों में जल कनेक्शन। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक तो जल मित्र ऐप कब लॉन्च हुआ और एक किस विभाग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है, भारत के पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस जिले से है? बताइए। भारत के पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, क्योंकि ये भारत के पूर्व क्या रहे हैं? विदेश मंत्री। अच्छा, सबसे पहली बात तो इनका निधन कब हुआ? याद रखिएगा, 17 अगस्त को। 17 अगस्त 2024 को भारत के पूर्व जो विदेश मंत्री रहे नटवर सिंह, हालांकि ये विदेश मंत्री कब से लेकर कब तक रहे थे? तो 2004 व 5 विदेश मंत्री का जो टाइमिंग है इनका, कि ये भारत के विदेश मंत्री रहे थे 2004-5। ठीक है, याद रखिएगा।
और इनका संबंध हमारे राजस्थान के जिस जिले से है वो है, याद रखिएगा, भरतपुर से। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, झगीना गांव है भरतपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला है, वीर दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित व्यक्तित्व हैं। वीर दुर्गादास राठौड़, आप सब जानते हैं कि इनकी जयंती और उसी अवसर पर वीर दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित व्यक्तित्व कौन है? नाम तो आपने सुना होगा, वीर दुर्गादास राठौड़। मायड़ जने तो एड़ो जने जेड़ो दुर्गादास। वीर दुर्गादास राठौड़ जिन्हें कहा जाता है मारवाड़ का अणबिंदिया मोती, याद रखिएगा, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती। ये एक ऐसा मोती है जिसे इतिहासकारों ने अपनी रचनाओं में नहीं पिरोया था। मारवाड़ का अणबिंदिया मोती, याद रखिएगा, वीर दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीर दुर्गादास राठौड़ का स्मारक कहाँ है? ये आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी यहां पर जो क्वेश्चन है कि वीर दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से जिन्हें सम्मानित किया गया है वो है आपके मांड गायिका, याद रखिएगा, घुंगरी देवी। कौन सी मांड गायिका है? याद रखिएगा, घुंगरी देवी। हमारे राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध मांड गायिका हुई है, जैसे घुंगरी देवी है, जैसे आपको पता हो तो बतूल बेगम है, कांस फेस्टिवल के अंदर इनके द्वारा प्रस्तुति दी गई थी, याद रखिएगा, बतूल बेगम। इसके अलावा मांड गायिका में आप नाम सुनते हैं घुंगरी बाई, और इसके अलावा नाम सुनते हैं आप अल्हा जिलाई बाई। हमारे राजस्थान का जो राज्य गीत है ना, कौन सा? केसरिया बालम। हमारे राजस्थान का जो राज्य गीत है केसरिया बालम, आवोनी पधारो मारे देश, पधारो मारे देश। इस गीत को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि दिलाने का कार्य यदि किसी मांड गायिका द्वारा किया गया है तो वो अल्हा दिल्हई बाई द्वारा किया गया है। लेकिन आप सभी विद्यार्थियों से एक क्वेश्चन रहेगा मेरा कि ये जो हमारे राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया बालम, आवोनी पधारो मारे देश, ये गीत सर्वप्रथम किसने गाया था? सर्वप्रथम किसने गाया, बताइएगा। राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम, आवोनी पधारो मारे देश, सर्वप्रथम किसने गाया, बताइएगा। ये गीत सर्वप्रथम किसने गाया था? हाँ, ये बताइएगा आप। ठीक है, बाकी वीर दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, मांड गायिका है जिनका नाम क्या है? घुंगरी देवी, इन्हें दिया गया। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला है, स्कूली बच्चों में हेल्थ एंड वेलनेस हेतु पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हेल्थ अम्बेसडर बनाने हेतु राजस्थान से कौन सा जिला शामिल है? लीजिए, हेल्थ अम्बेसडर, काम भी है पायलट प्रोजेक्ट के तहत। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब यही होता है कि किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम या योजना संपूर्ण राज्य में शुरू करने से पहले एक दो तीन चार पाँच छः जितने भी दो चार जिले शामिल करके पहले वो उस जिले पर अप्लाई करके देखा जाता है। यदि उस जिले के अंदर वो कार्य सफल हुआ तो उसके बाद में फिर संपूर्ण राज्य के अंदर वो शुरू किया जाता है। ये होता है पायलट प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर यह है कि हेल्थ अम्बेसडर, अच्छा ये क्या है? ये स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित, याद रखिएगा, स्कूली बच्चों में हेल्थ, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ये किसके सहयोग से? तो याद रखिएगा, यूनेस्को के सहयोग से। किसके सहयोग से संचालित किया जा रहा है? याद रखिएगा, यूनेस्को के सहयोग से। ठीक है, याद रखिएगा। और राजस्थान का कौन सा जिला शामिल किया गया है? याद रखिएगा, वो है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, अजमेर जिला। कौन से जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत यूनेस्को के सहयोग से हेल्थ अम्बेसडर यानी स्कूली बच्चों में हेल्थ एंड वेलनेस हेतु पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, याद रखिएगा, अजमेर जिला। कौन सा? अजमेर। हाँ, इसके अंदर देखिए, यानी कि
हाँ, पूरे देश की यदि हम बात करें ना, तो पूरे देश के अंदर 100 जिलों के 100 स्कूलों में ये संचालित है। इसमें हमारे राजस्थान का जो जिला है वो कौन सा शामिल है? अजमेर। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है, पूछा जा रहा है कि राजस्थान की धरोहर से विश्व को परिचित करवाने हेतु पर्यटक स्थलों के फोटो किस पोर्टल पर अपलोड होंगे। बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है कि राजस्थान की धरोहर जितनी भी स्थलें हैं, अब उनको विश्व को परिचित करवाने हेतु जो प्रमुख पर्यटक स्थल हैं उनकी जो फोटो है वो अब किस पोर्टल पर अपलोड होगी। राजस्थान धरोहर पोर्टल, भारत हेरिटेज पोर्टल, अतुल्य राजस्थान पोर्टल, या फिर अतुल्य भारत पोर्टल। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। तो आप कहेंगे सर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए याद रखिएगा राजस्थान के प्रमुख जो पर्यटक स्थल हैं, पर्यटक स्थल, इन पर्यटक स्थलों की जो फोटो है वो आपके कौन से पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। तो याद रखिएगा उस पोर्टल का नाम है अतुल्य भारत पोर्टल। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो है आपके सामने डी इज करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। दूसरी विशेष बात याद रखिएगा कि आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान का जो पर्यटन वाक्य है वो क्या है। तो आप कहेंगे सर राजस्थान का जो पर्यटन वाक्य है वो है आपके सामने राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। और राजस्थान के जो पर्यटक प्रमुख स्थल होंगे, अब इनकी फोटो जिस पोर्टल पर आएगी ना वो है अतुल्य भारत पोर्टल। याद रखिएगा ऑप्शन इस प्रकार से हैं कि कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन याद रखना है अतुल्य भारत पोर्टल। या आपको इस आधार पर याद रखना है कि राजस्थान जो है इसका जो पर्यटन वाक्य है वो क्या है, राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। याद रखिएगा, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा इसका डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में प्राचीन जैन मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है। यानी कि वर्तमान के अंदर प्राचीन जैन मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है। तो वो हुई है, याद रखिएगा, गोपालपुरा। लेकिन ये गोपालपुरा कौन सा? चूरू वाला है, जयपुर वाला नहीं है। कौन सा है? चूरू। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। और अभी आपको पता होगा कि हाल ही के अंदर यानी कि जोधपुर में आपको पता हो तो जो 20वें जैन तीर्थकर हैं, कौन से 20वें जैन तीर्थकर, क्या नाम है? याद रखिएगा सुवर्तनाथ। इनकी जो है वो प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से तो हमें प्राचीन जैन मूर्ति प्राप्त हुई है गोपालपुरा। याद रखिएगा कहां से? चूरू। ऑप्शन नंबर जो है वो है ए इज करेक्ट आंसर। और ये जो गोपालपुरा चूरू है, याद रखिएगा ये आपके गुरु द्रोण की तपोस्थली है, गुरु द्रोण की तपोस्थली। पढ़ते हैं ना आप कि चूरू के अंदर आपके एक अभयारण्य है जिसका नाम है ताल छापर अभयारण्य। कौन सा है? ताल छापर अभयारण्य, जो कि आपके किसके लिए प्रसिद्ध है? कृष्ण मृग के लिए, यानी कि काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे ये सुजानगढ़ के अंदर है और सुजानगढ़ चूरू जिले का ही भाग है। हालांकि घोषणा हुई थी कि सुजानगढ़ जिला बनेगा, लेकिन नहीं बना है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहां हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला लीजिए। अगला है आपके सामने कि एग्रोवेस्ट पराली को कौन सी सीमेंट इकाई कोयले के स्थान पर उपयोग करेगी। यानी कि ऐसी कौन सी सीमेंट की इकाई है जो एग्रोवेस्ट
का उपयोग करेगी कोयले के स्थान पर? निम्बाहेड़ा सीमेंट, श्री सीमेंट, निम्बोल सीमेंट या फिर बिनानी सीमेंट? आप कहेंगे सर वो है आपके निम्बोल सीमेंट, जो कि कहाँ है? याद रखिएगा पाली में। कहाँ पर है? पाली के अंदर। बाकी आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान में सीमेंट नगरी किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर सीमेंट नगरी कहा जाता है आपके चित्तौड़गढ़ को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे राजस्थान में सीमेंट का जो सर्वाधिक उत्पादन है, सर्वाधिक जो उत्पादन है वो जिस जिले में होता है वो जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़। याद रखिएगा सर्वाधिक उत्पादन की जो संभावना बताई जा रही है आगामी, वो आपके जिस जिले में है वो है जैसलमेर, लेकिन अभी जहां हो रहा है वो कौन सा जिला है? याद रखिएगा चित्तौड़गढ़। और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा निम्बोल सीमेंट। अगला क्वेश्चन, अगला है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपराधियों की जो धरपकड़ है, इसके हेतु पुलिस प्रशासन द्वारा भरतपुर रेंज ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? यानी कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो अपराधियों को पकड़ने के लिए कौन सी रेंज? भरतपुर रेंज। भरतपुर रेंज, भरतपुर रेंज में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो याद रखिएगा भरतपुर रेंज के अंदर जो ऑपरेशन शुरू किया गया है वो है आपके ऑपरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा ऑपरेशन निर्भय। कौन सा शुरू किया है? ऑपरेशन निर्भय। ए इज करेक्ट आंसर। भरतपुर रेंज यानी कि इसमें कौन कौन से जिले आएंगे? तो याद रखिएगा इसमें पूरा आपके भरतपुर संभाग है। कौन सा है? भरतपुर संभाग। और आप सब जानते हैं कि वर्तमान के अंदर भरतपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? 6 जिले। कौन कौन से हैं? देखो भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है और इसके अलावा याद रखिएगा सवाई माधोपुर। ये 4 तो ही, लेकिन आप सब जानते हैं कि नवीनतम घटित भी हुए हैं। जैसे भरतपुर से अलग हुआ है डीग, तो ये भी आ गया। सवाई माधोपुर और करौली से बना हुआ एक जिला है, कौन सा? आप कहेंगे गंगापुर सिटी। तो वर्तमान के अंदर ये 6 जिले आते हैं। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है कि ऑपरेशन निर्भय का संबंध निम्न में से किससे है? तो याद रखिएगा लोकसभा चुनाव के अंदर, यानी कि लोकसभा चुनाव पारदर्शी और ईमानदारी से कराने के लिए भरतपुर रेंज के अंदर कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन निर्भय। ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला, अगला है क्लाइमेट सेंट्रल की नवीन रिपोर्ट के आधार पर भारत का सबसे अधिक तापमान वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? बताइए। अब बात है क्लाइमेट सेंट्रल, बता दीजिए। नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर भारत का सबसे अधिक तापमान वृद्धि वाला जो राज्य है वो है आपके, याद रखिएगा, राजस्थान। कौन सा है? याद रखिएगा राजस्थान। क्यों है? क्योंकि राजस्थान जो राज्य है इसके कुल क्षेत्रफल के 61.11% भाग पर क्या फैला हुआ है? याद रखिएगा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है। इसीलिए आप पढ़ते भी हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? याद रखिएगा सर्वाधिक तापांतर, सर्वाधिक तापांतर वाला जो जिला है वो तो है आपके कौन सा? याद रखिएगा चूरू। लेकिन याद रखिएगा सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला तो याद रखिएगा वो हो जाएगा आपके सामने जैसलमेर। वो कौन सा है? जैसलमेर। ठीक है। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, राजस्थान। ठीक है। और वैसे भी आप जानते हैं राजस्थान के अंदर जलवायु की जो प्रकृति है वो भी कैसी है? मानसून की प्रकृति कैसी है? राजस्थान में मानसून की जो प्रकृति है वो है आपके देरी से आना और जल्दी से जाना। आवई मोड़िए जावे पहली, हमारे राजस्थान में मानसून की प्रकृति है ये। ठीक है। तो क्वेश्चन है आपके सामने, ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? यानी कि अभी हाल ही के अंदर
ग्रीष्म महोत्सव का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया? माउंट आबू, कुंभलगढ़, आमेर या फिर शम? देखिए अभी हाल ही के अंदर जो ग्रीष्म महोत्सव है, इस ग्रीष्म महोत्सव का जो आयोजन है वो किया गया है आपके 14 व 15 जून 2024। अच्छा, कहां किया गया? तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, माउंट आबू। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर है आपके सामने, ए इज द करेक्ट आंसर। ये जो ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन है ये किसके द्वारा किया गया? याद रखिएगा आरटीडीसी, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी कि जो राजस्थान पर्यटन विकास निगम है इसके द्वारा इस महोत्सव का आयोजन किया गया। याद रखिएगा आरटीडीसी की जो स्थापना है वो हुई है आपके 1978 में, लेकिन इन्होंने अपना जो कार्य शुरू किया ना वो किया है 1 अप्रैल 1979। इसलिए कई बार जब आता है कि आरटीडीसी की स्थापना हुई तो इन दोनों में से एक ऑप्शन में आता है, और आरटीडीसी का हेडक्वार्टर पूछा जाए तो फिर आप याद रखिएगा वो है जयपुर। ठीक है, तो ये अभी हाल ही में आयोजित हुआ, तो अच्छा क्वेश्चन है। इसके अलावा आप ये भी याद रखिएगा कि ये जो माउंट आबू है यहीं पर आयोजित होता है आपके शरद महोत्सव। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा चाहे ग्रीष्म महोत्सव हो या फिर शरद महोत्सव, दोनों ही कहां आयोजित होते हैं? माउंट आबू में। इसके अलावा देखिए हमारे राजस्थान के अंदर जो प्रमुख महोत्सव है ना वो भी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? देखिए 4 तो बड़े ही खास हैं। कौन कौन से? एक तो यह है कि हमारे राजस्थान का प्रथम महोत्सव कौन सा है? प्रथम महोत्सव, तो याद रखिएगा राजस्थान का जो प्रथम महोत्सव है वो है आपके ऊंट महोत्सव। राजस्थान का प्रथम महोत्सव है, याद रखिएगा ऊंट महोत्सव, और ऊंट महोत्सव कहां है? याद रखिएगा बीकानेर। ठीक है, एक याद रखिएगा जैसलमेर के अंदर है मरु महोत्सव। मरु महोत्सव कहां है? याद रखिएगा जैसलमेर। देखिए सबसे ज्यादा कंफ्यूज इसी में होता है, मरु, ऊंट, और एक याद रखिएगा थार महोत्सव। और ये जो थार महोत्सव है इसका आयोजन जहां होता है वो है आपके, याद रखिएगा बाड़मेर में। कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का प्रथम महोत्सव ऊंट महोत्सव का आयोजन किस माह में होता है? तो याद रखिएगा यह है आपके जनवरी माह में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आजकल क्या है कि स्थानों से संबंधित महोत्सव भी पूछने लग गया। जैसे जैसे पूछता है आपको कि राजस्थान के किस जिले में आभानेरी महोत्सव का आयोजन किया गया? आभानेरी महोत्सव, तो अब इसमें तो आपको पता ही है कि आभानेरी कहां पर है, तो आप कहेंगे सर दौसा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आभानेरी दौसा। जैसे इसके अलावा आपको पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध पतंग महोत्सव कहां होता है, तो याद रखिएगा पतंग महोत्सव है आपके जयपुर। जयपुर के अलावा यदि और पूछे तो याद रखिएगा जैसलमेर, और आखा तीज के अवसर पर पतंग महोत्सव याद रखिएगा बीकानेर। ठीक है, इसके अलावा आपको पूछा जाए शेखावटी महोत्सव, तो याद रखिएगा हमेशा से जो शेखावटी महोत्सव है इसका आयोजन होता आया है लक्ष्मणगढ़ शिखर। ठीक है, इसके अलावा एक पिछली बार राजस्थान पुलिस में यहां से पूछा गया था कि राजस्थान में मांड महोत्सव का आयोजन कहां होता है, तो याद रखिएगा मांड महोत्सव का आयोजन होता है मारवाड़ में। लेकिन मांड किस जिले का प्राचीन नाम है? याद रखिएगा जैसलमेर का। ठीक है, अब जैसे मीरा महोत्सव, अब ये जो मीरा महोत्सव है इसका जो आयोजन है वो होता है आपके चित्तौड़गढ़ में। कहां पर आयोजित होता है? चित्तौड़गढ़ में। चलिए चलिए फिर एक आप बताइए कमेंट करके बताइए कि ब्रज महोत्सव का आयोजन कहां होता है? कमेंट करके फटाफट बताइए ब्रज महोत्सव का आयोजन जो है वो कहां पर होता है? ये भी बड़ा अच्छा और बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भी बताइए। तो आपके सामने ये सारी चीजें क्लियर हो गई। ग्रीष्म महोत्सव जो कि अभी करंट में पूछा गया उस हिसाब से पूछा जा सकता है, वरना यहां से याद रखिएगा ये ऊंट महोत्सव, ये मांड महोत्सव, ये मरु महोत्सव और ये थार, क्योंकि ये सब एक जैसे ही नाम लगते हैं। ठीक है,
तो ये 4 तो प्रसिद्ध है मरुस्थलीय क्षेत्र के, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्या पूछा जा रहा है? अगला पूछा जाता है कारवे मागा युद्ध तकनीक का प्रदर्शन कहां किया गया? देखिए हमारे राजस्थान में जितने भी ये युद्धाभ्यास होते हैं ना, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। यहां पर जैसे आपके सामने है कारवे मागा, ये जो युद्ध तकनीक है, अच्छा ये किसके सहयोग से? सबसे अच्छा तो यह भी क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा, रूस के सहयोग से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। अच्छा ये प्रदर्शन कहां किया गया? तो याद रखिएगा ये प्रदर्शन किया गया आपके आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू। कहां पर किया गया था? याद रखिएगा, आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू। ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, रूस के सहयोग से। ठीक है, अगला देखिए। अगला है राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 2024 के अंदर प्रथम स्थान कौन से जिले का? देखिए आपको पता हो तो अभी हाल ही के अंदर, यानी कि आर्थिक व्यय सांख्यिकी जो निदेशालय है, आर्थिक व्यय सांख्यिकी निदेशालय, याद रखिएगा, इसके द्वारा अभी एक इंडेक्स जारी की गई, एसडीजी इंडेक्स। अच्छा एसडीजी मतलब कमेंट करके बताइए इसका तात्पर्य क्या है? एसडीजी ये क्या है? इसके तहत जो इंडेक्स जारी हुई है, इसमें पूछा जा रहा है कि प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा? जैसलमेर है ऑप्शन में, कोटा है, झुंझुनू है और नागौर है। बताइए कौन सा जिला है जो टॉप पर रहा था? देखिए सबसे पहले टॉप पर रहा झुंझुनू, ठीक है। दूसरा जिला जो टॉप पर रहा वो है नागौर। तीसरा है वो है आपके शिक्कर। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा आपके सामने सी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर है सी इज ए करेक्ट आंसर। हाँ बिल्कुल, सभी के शानदार। लीजिए अगला क्वेश्चन, अगला है आपके सामने ऑनरेबल मेंशन अवार्ड 2024 से सम्मानित व्यक्तित्व हैं। ऑनरेबल मेंशन अवार्ड 2024 से सम्मानित व्यक्तित्व कौन है? तो याद रखिएगा वो है आपके रितु जौहरी। और रितु जौहरी का संबंध राजस्थान के जिस जिले से है, यह भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार इस प्रकार से पूछा जाता है। तो याद रखिएगा वो है आपके जोधपुर। जोधपुर जिले से संबंधित है रितु जौहरी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, लीजिए क्या कह रहा है, आइए। पूछा जा रहा है आपसे कि राजस्थानी तीज महोत्सव 2024 का जो आयोजन है वो कहां किया गया? राजस्थानी तीज महोत्सव का जो आयोजन है वो कहां किया गया? राजस्थान हाउस मुंबई, बीकानेर हाउस दिल्ली, राजस्थान हाउस दिल्ली या जवाहर कला केंद्र जयपुर? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बात है राजस्थानी तीज महोत्सव। आप सब जानते हैं कि ये जो तीज है, ये तीज है आपके हरियाली तीज। कौन सी तीज? हरियाली तीज। ये जो हरियाली तीज है कौन से माह में? तो आप कहेंगे श्रावण, यानी कि सावन में, सावन शुक्ल तृतीया। और ये जो तीज है इसे ही कहा जाता है आपके छोटी तीज, याद रखिएगा। हरियाली तीज, सावणी तीज या छोटी तीज। और ये जो तीज है ये प्रसिद्ध है आपके कहाँ की? जयपुर की। ठीक
ठीक है। पूछा यह जा रहा है कि राजस्थानी तीज महोत्सव का आयोजन कहां किया गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यह है कि कब किया गया। राजस्थानी तीज महोत्सव का जो आयोजन है वो कब से कब, तो याद रखिएगा 5 से लेकर 11 अगस्त, 5 से लेकर 11 अगस्त 2024। अच्छा, कहां पर, तो याद रखिएगा यह आयोजन किया गया आपके बीकानेर हाउस में। और बीकानेर हाउस कहां है, तो आप कहेंगे वह है दिल्ली, बीकानेर हाउस दिल्ली। और याद रखिएगा उद्घाटन किसने किया था इस महोत्सव का, तो याद रखिएगा हमारे राजस्थान के मुख्य सचिव जिनका नाम है सुधांशु पंत, सुधांशु पंत द्वारा इसका क्या किया गया, उद्घाटन किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। राजस्थानी तीज महोत्सव 2024 का आयोजन कहां किया गया, बीकानेर हाउस दिल्ली के अंदर। ठीक है, इसी प्रकार एक क्वेश्चन आपसे और पूछ लेता हूं। राजस्थान जो दिवस आता है ना, राजस्थान दिवस कब, 30 मार्च। ये राजस्थान दिवस जो है ये कहां मनाया जाता है, ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है, बताइएगा आप। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहां बी इज ए करेक्ट आंसर। जवाहर कला केंद्र जयपुर नहीं करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने दूसरा। किस विधानसभा क्षेत्र के डिजिटल ऐप का शुभारंभ किया गया, यानी कौन सा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर डिजिटल ऐप का शुभारंभ किया गया, यानी कि विधायक सेवा केंद्र। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिजिटल ऐप यानी कि विधायक सेवा केंद्र। और ये जो विधायक सेवा केंद्र है इसका जो शुभारंभ है वो किसके द्वारा किया गया, कौन सी विधानसभा क्षेत्र और कब किया गया। देखिए, इसका जो शुभारंभ है वो किया गया है आपके 7 अगस्त को, 7 अगस्त 2024। शुभारंभ करने वाले हमारे राजस्थान के सीएम साहब भजनलाल जी शर्मा। और कहां पर, कौन सी विधानसभा क्षेत्र, तो याद रखिएगा श्री गंगानगर, श्री गंगानगर विधानसभा क्षेत्र। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ऑप्शन नंबर सी। और एक क्वेश्चन गंगानगर से और है आपके सामने, याद रखिएगा। पूछा जाए आपको कि 16वीं विधानसभा के तहत, 16वीं विधानसभा के तहत सर्वप्रथम उपचुनाव कहां पर हुए थे, ये आप बताइएगा। अभी 16वीं विधानसभा तो चल रही है ना, तो इस 16वीं विधानसभा के तहत प्रथम जो उपचुनाव है वो कहां पर हुए थे, ये आपको कमेंट करके बताना है। बड़ा अच्छा और बड़ा शानदार सा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़े, यहां ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत संपूर्ण राज्य में किस योजना को 8 अगस्त 2024 से शुरू किया गया है। सबसे पहले तो कौन सा अभियान, कौन सा है, अभियान है प्रधानमंत्री सुरक्षित। याद रखिएगा, इस प्रकार के जो अभियान होते हैं ना उसके तहत जो भी योजना कार्यक्रम कोई नवाचार किया जाता है तो वो पूछ लिया जाता है। अभियान के अंतर्गत संपूर्ण राज्य में किस योजना को 8 अगस्त 2024 से शुरू किया। इसी अभियान के तहत याद रखिएगा, हालांकि आपने इससे पहले भी ये चर्चा सुन रखी होगी, कौन सी योजना है, योजना है आपके मां वाउचर योजना। इस योजना की शुरुआत याद रखिएगा 8 अगस्त 2024 से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो है आपके सामने ए इज ए करेक्ट आंसर। अब आप कहेंगे सर ये मां वाउचर योजना है क्या, इसके तहत याद रखिएगा जो गर्भवती महिलाएं हैं ना,
गर्भवती महिलाओं को अधिकृत निजी सोनोग्राफी केंद्र पर निःशुल्क सेवा। याद रखिएगा। गर्भवती महिलाओं को अधिकृत निजी केंद्रों पर निःशुल्क सोनोग्राफी सेवा, ये योजना है मां वाउचर योजना। ठीक है, हाँ, प्रति माह 9, 18 और 27 तारीख को। ये भी कब है? 9 तारीख या फिर 18 तारीख या फिर 27 तारीख, प्रत्येक माह की ये 3 तारीख निश्चित की गई है मां वाउचर योजना के तहत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, ए इज ए करेक्ट आंसर। लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला है टिंकर टेकी स्टार्टअप जिसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, संबंधित है किससे? बताइए किससे संबंधित है ये? टिंकर टेकी स्टार्टअप। तो अच्छा सा क्वेश्चन इतना सा बन सकता है कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में निम्न में से कौन से स्टार्टअप को शामिल किया गया है, ये यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, ये है आपके स्टेम एजुकेशन से। ऑप्शन नंबर जो है वो है आपके सामने, डी इज ए करेक्ट आंसर। इससे पहले भी आपको पता हो तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर हमारे राजस्थान के एक कलाकार का नाम भी शामिल किया गया था। कौन से कलाकार? रामनाथ चौधरी। कमेंट करके बताइएगा कि रामनाथ चौधरी का जो संबंध है वो किस प्रकार के वाद्य यंत्र से है। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सामने, डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, पूछा जा रहा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कब आयोजित हुए थे? तो आप कहेंगे सर अभी आयोजित हुए थे, फरवरी 2024। कहां पर आयोजित हुए थे? तो याद रखिएगा गुवाहाटी असम। क्योंकि इस बार आपको पता हो तो ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है ये आपके कौन सा संस्करण? ये था आपके चौथा संस्करण। और ये जो चौथा संस्करण था इसकी जो मेजबानी सौंपी गई थी वो सौंपी गई थी आपके 7 पूर्वोत्तर जो राज्य है ना उनको सौंपी गई। और हमें यहां पूछा जा रहा है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी कौन है? याद रखिएगा संस्कार सारस्वत। आप बता सकते हैं इनका संबंध किस जिले से है? बताइए। बाकी इनका खेल कौन सा है? तो याद रखिएगा बैडमिंटन। आप कहेंगे सर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अंदर शीर्ष पर कौन सा विश्वविद्यालय रहा? तो याद रखिएगा चंडीगढ़। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम मेजबानी 7 पूर्वोत्तर जो राज्य है ना वो कर रहे थे इस बार। ठीक है, चौथा संस्करण था गुवाहाटी असम के अंदर, अभी हुआ है आपके 29 फरवरी तक ये चले थे। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, संस्कार सारस्वत। हाँ जी, ऑप्शन नंबर है डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला लीजिए। अगला है आपके सामने कि एशियाई ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता खिलाड़ी है। बताइए
एशियाई ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता सबसे पहले तो ये कहां आयोजित हुई थी? तो याद रखिएगा, एशियाई ट्रैक साइकिलिंग जो प्रतियोगिता है ये आयोजित हुई थी नई दिल्ली में। याद रखिएगा, कहां पर आयोजित हुई थी? नई दिल्ली के अंदर। अच्छा, कब हुई थी? तो ये हुई थी आपके अभी फरवरी 2024। ठीक है। अच्छा, कौन सा संस्करण था? 43वां। कौन सा संस्करण था? ये भी 43वां संस्करण था। यहां पर पूछा जा रहा है कि रजत पदक विजेता जो खिलाड़ी हैं वो कौन है? तो यार देखिएगा, हर्षिता जाखड़। हर्षिता जो जाखड़ है, इनका संबंध जिस जिले से है वो है आपके श्री गंगानगर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात। एशियाई ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता के अंदर रजत पदक विजेता खिलाड़ी है हर्षिता जाखड़, जिनका संबंध हमारे राजस्थान के गंगानगर जिले से है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। कहां पर? ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुए थे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला है आपके सामने कि राजस्थान की सबसे बड़ी रेल सुरंग कहां स्थित है? बताइए, राजस्थान की सबसे बड़ी रेल सुरंग। खेड़तल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, दौसा या फिर डीडवाना कुचामन? बताइए, राजस्थान की सबसे बड़ी रेल सुरंग। याद रखिएगा, ये आपके लाल सोट दौसा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहां है? याद रखिएगा, लाल सोट दौसा। ठीक है, और लंबाई याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला है साउथ एशियन सोशल चेंज मेकर अवार्ड 2024 से सम्मानित व्यक्तित्व हैं सिद्धि जोहरी, कृति भारती, गायत्री राठौड़ या फिर दिया कुमारी? बताइए, साउथ एशियन सोशल चेंज मेकर, बताइए किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा, ये अवार्ड जिससे दिया गया है वो है सिद्धि जोहरी। अच्छा, सिद्धि जोहरी का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? तो याद रखिएगा, जोधपुर से। इनका संबंध कहां से है? याद रखिएगा, जोधपुर से। ऑप्शन नंबर जो है वो है आपके सामने ए इज ए करेक्ट आंसर। लीजिए अगला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्वेश्चन है? पूछा जा रहा है कि राजस्थान के सरकारी शिक्षकों को किस देश में शिक्षण के प्रशिक्षण हेतु फेलोशिप किस देश में दी जाएगी? यानी कि राजस्थान के अंदर जो सरकारी शिक्षक हैं उनको किस देश के शिक्षण के प्रशिक्षण हेतु? यूएसए, डेनमार्क, फ्रांस या स्वीडन? तो आप कहेंगे सर ये है यूएसए। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, रहा है आपको कि देश के टॉप होली डेस्टिनेशन में राजस्थान का जिला सम्मिलित है। यानी कि संपूर्ण देश के अंदर होली डेस्टिनेशन शामिल शहर होली डेस्टिनेशन के अंदर शामिल शहर कौन कौन से हैं? देखिए, देश के अंदर यदि हम बात करते हैं टॉप पर शामिल शहर देश में, तो मेरे हिसाब से बताने की आवश्यकता नहीं है आपको, आप सब जानते हैं वो है मथुरा। सबसे टॉप पर कौन सा है? मथुरा। लेकिन देश के अंदर राजस्थान का कौन सा शहर सम्मिलित है होली डेस्टिनेशन के रूप में? तो राजस्थान से जो शामिल है ये तो शीर्ष पर है मथुरा। ठीक है, 1 नंबर पर। लेकिन राजस्थान से जो शामिल हैं वो है आपके, याद रखिएगा, एक तो उदयपुर है और एक याद रखिएगा
जयपुर है। उदयपुर जो है वो देश में छठा स्थान है, जबकि जयपुर का देश में 10वां स्थान है, याद रखिएगा। होली डेस्टिनेशन जो है इसके अंदर देश के जो शामिल शहर किए गए हैं, इसके अंदर याद रखना है कि देश में टॉप पर तो है मथुरा, फिर वृंदावन है, लेकिन राजस्थान के जो शहर शामिल हैं वो उदयपुर और जयपुर हैं। उदयपुर देश में छठे स्थान पर है और जयपुर देश के अंदर याद रखिएगा कौन से 10वें स्थान पर है। ठीक है, लेकिन राजस्थान के अंदर जब होली की हम बात करते हैं तो हमारे राजस्थान में 3 प्रकार की होलियां बहुत प्रसिद्ध है। कौन कौन सी? देखिए, राजस्थान में होली, आप कमेंट करके बताना। सबसे पहली तो है लठमार होली। लठमार होली कहां की प्रसिद्ध है, पहली बात। दूसरी है आपके पत्थरमार होली, पत्थरमार होली। तीसरी है आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, कोडामार होली। 3 ही खास है, हर एग्जाम के अंदर यहां से आपके सामने क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। देखिए, लठमार होली कहां की है तो आप कहेंगे सर श्री महावीर जी करौली। पत्थरमार होली कहां की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप कहेंगे सर पत्थरमार जो होली है वो है आपके बाड़मेर की। और कोडामार होली कहां की है तो आप कहेंगे सर भिणाई की। बता सकते हैं वर्तमान के अंदर ये भिणाई किस जिले में आता है? तो 3 तो सबसे इंपॉर्टेंट है, लठमार, पत्थरमार और कोडामार। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट है आपके न्याहाण उत्सव, याद रखिएगा कौन सा? न्याहाण उत्सव। और ये जो न्याहाण उत्सव है ये होता है आपके सांगोद कोटा, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर यहां से इस प्रकार से क्वेश्चन आता है आपके, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 3 ये होलियां अक्सर एग्जामिनर कई बार पूछता है, लठमार, पत्थरमार और कोडामार। और बाकी यहां से जो राजस्थान का जिला शामिल है होली डेस्टिनेशन के रूप में वो है आपके कौन सा, याद रखिएगा, उदयपुर। क्लियर? चलिए आगे दूसरा देखिए, दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, डैशबोर्ड यानी कि देश के प्रथम सूचना पोर्टल का लोकार्पण किया गया। बात क्या हो रही है? डैशबोर्ड यानी कि 15 मार्च 2024 को, याद रखिएगा, सिंचाई भवन, कहां? जयपुर, यहां से सूचना पोर्टल ऑनलाइन रियल, इसका लोकार्पण किया गया है, जो हमें संपूर्ण जानकारी देगा हमारे राजस्थान के अंदर जो बांध हैं उनके बारे में। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, जो कि जल स्रोत हैं उनके बारे में। तो ये कब हुआ, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 15 मार्च 2024 को हमारे राजस्थान के सिंचाई भवन जयपुर से, ठीक है, याद रखिएगा, जो कि बांधों का लाइव डाटा देगा आपको इस पोर्टल पर, लाइव डेटा, ठीक है। तो वो है सूचना पोर्टल, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहां पर है डी इज ए करेक्ट आंसर। लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने तीसरा। क्या कह रहा है कि 15 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री द्वारा कितने पेनोरमा बनाने की घोषणा की गई है। यानी कि हमारे राजस्थान में धरोहर का संरक्षण करने के लिए, धरोहर संरक्षण के लिए, याद रखिएगा, 15 मार्च 2024 को हमारे राजस्थान के जो सीएम साहब हैं भजनलाल जी शर्मा, इनके द्वारा हमारे राजस्थान में कुल, याद रखिएगा, 12 पेनोरमा, कितने? 12 पेनोरमा बनाने की घोषणा की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा।
कितने पेनोरमा? याद रखिएगा 12 पेनोरमा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर प्रमुख रूप से जो है, जैसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा आपको कि हाल ही में सीएम साहब द्वारा विद्यासागर महाराज का पेनोरमा कहां पर बनाने की घोषणा हुई है, जैसे ये नाम पूछ लेगा। अब ये आपके लिए बिल्कुल नया नाम है। विद्यासागर जी जो महाराज हैं, इनका जो पेनोरमा है वो कहाँ? याद रखिएगा अजमेर में। जैसे खेमा बाबा का पेनोरमा, अब खेमा बाबा का जो पेनोरमा है ये कहां पर बनेगा? तो याद रखिएगा ये बनेगा आपके बायतू। बायतू कहां है? कमेंट करके बताओ। अब जैसे आपके कर्माबाई, कर्माबाई का पेनोरमा, और कर्माबाई का जो पेनोरमा है ये कहां पर बनेगा? तो आप कहेंगे सर कालवा गांव। अब ये कहां पर है? तो आप कहेंगे सर डीडवाना कुचामण। तो ये इस प्रकार से अभी हाल ही के अंदर हमारे सीएम साहब ने कुल कितने पेनोरमा बनाने की घोषणा की है? 12। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा कि हाल ही के अंदर सीएम साहब द्वारा खेमा बाबा का पेनोरमा बनाने के लिए 1.50 करोड़ की घोषणा की है, निम्न में से ये कहां पर स्थापित होगा? इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो टोटल कितने पेनोरमा है? 12 याद रखिएगा। ठीक है, आंकड़ा संख्या जरूर याद रखिएगा 12। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सामने बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है कि राज्य सरकार द्वारा सरपंच का वेतन बढ़ाकर कर कितना किया गया है, यानी कि सरपंच का जो वेतन है वो बढ़ाकर किया गया है कितना? राज्य सरकार द्वारा बताइए। अब जो सरपंच है उस सरपंच को कितना वेतन मिलेगा? इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ये और एक जिला प्रमुख, दोनों याद रखिएगा कि राज्य सरकार द्वारा हाल ही में सरपंच और जिला प्रमुख जो है वेतन में बढ़ोतरी की है। तो सरपंच को तो कितने मिलेंगे? याद रखिएगा सरपंच को मिलेंगे 6,072 रुपए, जबकि जिला प्रमुख को कितने मिलेंगे? तो याद रखिएगा 15,180 रुपए। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो है आपके सामने सी इज करेक्ट आंसर। सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा सरपंच को 6,072, जबकि जिला प्रमुख को 15,100। हाँ, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला है कि पैराशूटर रुद्राक्ष खंडेलवाल का संबंध किस जिले से है? रुद्राक्ष खंडेलवाल। देखिए जब भी खिलाड़ी से संबंधित कोई बात आती है ना, तो दो प्रकार के फैक्ट हो जाते हैं। एक तो इनका संबंध कौन से खेल से है, और एक इनका संबंध कौन से जिले से है। तो देखिए रुद्राक्ष खंडेलवाल जिनका संबंध जिस खेल से है वो तो है निशानेबाजी। किससे है? निशानेबाजी से। और किस जिले से आते हैं? तो याद रखिएगा भरतपुर। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो है आपके सामने डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, भरतपुर और निशानेबाजी दोनों इफेक्ट याद रखिएगा। पूछा जा रहा है कि नारी शक्ति सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया? नारी शक्ति जो सम्मान है 2024 ये किसे प्रदान किया? सबसे पहले तो ये कब प्रदान किया गया था? तो आप कहेंगे सर ये प्रदान किया गया था 23 फरवरी 2024 को। कहां पर? ग्रेटर नोएडा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। अच्छा, नारी शक्ति जो सम्मान है वो किसे दिया गया? तो याद रखिएगा वो है आपके सामने गायत्री राठौड़। कौन है ये गायत्री राठौड़? दो प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो आप कमेंट करके बताइए कि गायत्री राठौड़ का जो संबंध है वो कहां से है, यानी कौन से जिले से है। और एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये जो गायत्री राठौड़ है, याद रखिएगा ये हमारे राजस्थान में वर्तमान के अंदर राजस्थान जो पर्यटन विभाग है ना, राजस्थान पर्यटन विभाग में शासन सचिव पद पर आईएएस
हाल ही के अंदर जो नारी शक्ति सम्मान 2024 दिया गया है वो किसे दिया गया है? याद रखिएगा गायत्री राठौड़, जो कि हमारे राजस्थान के अंदर, राजस्थान जो पर्यटन विभाग है उसके अंदर वर्तमान के अंदर कार्यरत है शासन सचिव पद पर, इनको दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखिए। चलिए लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र के नए निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? यानी कि जो पश्चिमी क्षेत्र जो सांस्कृतिक केंद्र है जिसकी स्थापना हुई थी आपके 1986 के अंदर, कहां हुई थी? याद रखिएगा उदयपुर के अंदर। और इसकी खास बात कि ये जो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र है इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा ही आपके कौन होते हैं? याद रखिएगा राज्यपाल। ये बहुत यूनिक सा क्वेश्चन है कि पश्चिमी क्षेत्र जो सांस्कृतिक केंद्र है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? याद रखिएगा राज्यपाल। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1986 में। कहां पर है ये केंद्र? उदयपुर के अंदर। और इसके अध्यक्ष कौन है? याद रखिएगा राज्यपाल। यहां पूछा गया कि अभी हाल ही के अंदर निम्न में से किसे निदेशक नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा मोहम्मद फुरकान खां को, यानी कि जो ऑप्शन नंबर है वो है सी इज करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है? सी इज करेक्ट आंसर। अगला लीजिए, अगला क्वेश्चन। अगला है, लोक नृत्यों के माध्यम से भारत की समृद्ध संस्कृति के प्रचार हेतु राजस्थान के किस नृत्य को एयर इंडिया ने अपने प्रचार प्रसार हेतु शामिल किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पढ़िएगा आराम से कि लोक नृत्यों के माध्यम से भारत की जो संस्कृति है उसके प्रचार करने हेतु राजस्थान के कौन से नृत्य को एयर इंडिया ने अपने प्रचार प्रसार हेतु शामिल किया है? एयर एयर इंडिया द्वारा, ठीक है, हमारे भारत की जो संपूर्ण संस्कृति है उसको लोक नृत्यों के माध्यम से प्रचार करने के लिए हमारे राजस्थान से जिस नृत्य को शामिल किया गया है वह है घूमर। कौन सा है? याद रखिएगा घूमर। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा? डी इज करेक्ट आंसर। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो घूमर है वो आप सब जानते हैं कि राजस्थान का क्या है? राज्य नृत्य। बता सकते हैं दर्जा कब दिया गया? आप में से कौन बताएगा घूमर को राजस्थान राज्य का दर्जा कब दिया गया? बाकी आप सब जानते हैं कि ये जो घूमर है इस घूमर को कहा जाता है नृत्यों का शिरमोर, नृत्यों की आत्मा, नृत्यों की आत्मा कहा जाता है। वैसे हमारे राजस्थान में तो इसे रजवाड़ी नृत्य कहा जाता है, इसे नजाकत और नफासत का नृत्य कहा जाता है। नजाकत वे नपासत का नृत्य। इस घूमर के अंदर आपके 8 केहरवे की चाल होती है, 8 केरवे की चाल, जिसे आप कहते हैं, याद रखिएगा, शवई। इस नृत्य के तहत वेशभूषा की आप बात करेंगे तो 80 कली का घाघरा पहना जाता है, 80 कली का घाघरा। और एक सबसे यूनिक क्वेश्चन है कि घूमर का आयोजन मुख्यतः कब किया जाता है? देखिए वैसे कोई सा भी अवसर हो घूमर ही करते हैं, नो डाउट। चाहे कोई घर में मांगलिक अवसर है या आपके 26 जनवरी 15 अगस्त है तो भी आप देखते हैं स्कूलों के अंदर घूमर होता है। लेकिन एग्जामिनर ने आपके हाईकोर्ट एलडीसी में जो पेपर रद्द हुआ था ना उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा था कि घूमर का मुख्यतः आयोजन कब होता है? मुख्यतः आयोजन तो आप कहेंगे सर घूमर का जो मुख्यतः आयोजन होता है वो होता है घनघोर के अवसर पर। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात, घूमर का मुख्यतः आयोजन कब होता है? याद रखिएगा घनघोर। इसीलिए तो आप पढ़ते भी हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर आपके घूमर घनघोर एकादमी स्थापित है। कहां पर? जयपुर में। कब? 1986 के अंदर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो यहां पर क्वेश्चन था ये कि लोक नृत्यों के माध्यम से भारत की संस्कृति का प्रचार करने के लिए एयर इंडिया ने राजस्थान से कौन से नृत्य को शामिल किया है? याद रखिएगा घूमर। ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है कि देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट सूची की टॉप 10 में राजस्थान से शामिल एयरपोर्ट है।
अभी हाल ही के अंदर आप सब जानते हैं कि जो केंद्रीय आपके नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, उड्डयन मंत्रालय, इसके द्वारा टॉप 10 जो व्यस्त एयरपोर्ट है इनकी सूची जारी की गई। तो इस व्यस्त एयरपोर्ट के अंदर सबसे ज्यादा जो व्यस्त है वो तो सिंपल सी बात है इंदिरा गांधी वाले ही है आपके नई दिल्ली में, लेकिन राजस्थान से शामिल एयरपोर्ट कौन है इस टॉप 10 व्यस्त एयरपोर्ट में? तो वो है आपके, याद रखिएगा, सांगानेर एयरपोर्ट। कौन सा है? याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है आपके सांगानेर एयरपोर्ट। और टॉप 10 के अंदर सांगानेर जो एयरपोर्ट है वो देश के अंदर सबसे बिजी एयरपोर्टों में अपना स्थान रखता है। कौन सा? 10वां। ऑप्शन नंबर क्या है? याद रखिएगा, ए इज ए करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है कि हाल ही के अंदर जो कि आपके केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय है इनके द्वारा देश के अंदर जो टॉप 10 जो बीजी एयरपोर्ट है उनकी सूची जारी की गई, जिसमें याद रखिएगा टॉप 10 के अंदर 10वां स्थान पर जो है वो हमारे राजस्थान का है। कौन सा? सांगानेर एयरपोर्ट। आप सब जानते हैं कि राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी यही है हमारे राजस्थान का। कौन सा? सांगानेर एयरपोर्ट। जानते तो होंगे कहाँ है ये, तो फिर कमेंट करके बताइए कि सांगानेर एयरपोर्ट कहाँ है, इतना तो आपको बताना पड़ेगा। यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, ए इज करेक्ट आंसर, 10वां। ठीक है, चलिए लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला है, राजस्थान विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन कहां किया गया? राजस्थान विज्ञान महोत्सव, सबसे पहली बात तो कि इसका आयोजन कब किया गया, तो याद रखिएगा इसका आयोजन था 26 से लेकर 28 फरवरी, 28 फरवरी 2024। क्योंकि आप सब जानते हैं कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे सर विज्ञान दिवस है आपके 28 फरवरी। इसी उपलक्ष्य में याद रखिएगा 3 दिवसीय 26, 27 और 28 फरवरी 2024 को राजस्थान विज्ञान जो महोत्सव है 2024, ये कहां आयोजित किया गया था? याद रखिएगा, जयपुर में। अच्छा, किसके सहयोग से? कमेंट करके बताना कि ये जो राजस्थान विज्ञान महोत्सव है 2024 जिसका आयोजन आपके जयपुर के अंदर किया गया था, किसके सहयोग से किया गया था? बताइएगा, किसके सहयोग से किया गया था? ठीक है, चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, जयपुर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। असत्य कथन का चयन कीजिए, इनमें से कौन सा कथन है जो कि गलत है उसका आपको चयन करना है। देखिए, पहली बात क्या है कि बालेंदु शर्मा दादिच को राजस्थान रत्न अलंकरण से सम्मानित किया गया है, ये बात बिल्कुल सही है। नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि बालेंदु शर्मा को हाल ही के अंदर निम्न में से कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, राजस्थान रत्न अलंकरण से सम्मानित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सही है। दूसरी बात है, चीनी गुड़ पर कृषि मंडी शुल्क पूर्ण रूप से समाप्त है। बिल्कुल, ये अभी हुआ था। आप सब जानते हैं कि चीनी और जो गुड़ है पर कृषि जो मंडी शुल्क है वो पूर्ण रूप से क्या कर दिया? समाप्त। ठीक है, सी क्या कह रहा है कि राजस्थान का सबसे बड़ा इंडोर जो स्टेडियम है वो आपके उदयपुर में शुरू, ये भी बात सही है। यानी कि ए, बी और सी तीनों ही सही है। नंबर 4 क्या कह रहा है कि KLF के साथ जलवायु परिवर्तन समझौता हुआ है। जी नहीं, हमारे राजस्थान के अंदर जो जलवायु परिवर्तन समझौता हुआ है, जलवायु परिवर्तन समझौता, याद रखिएगा, ये समझौता हुआ है जायका जापान प्लस राजस्थान सरकार के मध्य, और कितना? 1473 करोड़ रुपए का। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, तो जो जलवायु परिवर्तन समझौता है वो राजस्थान और जायका के मध्य कितना हुआ है? 1473 करोड़ का। तो ऑप्शन नंबर जो यहां डी है वो क्या है आपके सामने? गलत। तो वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा, बालेंदु शर्मा का नाम याद रखिएगा, राजस्थान का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम याद रखिएगा उदयपुर, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लीजिए दूसरा क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन अरावली किस जिले का नवाचार है, बताइए। ऑपरेशन अरावली, ये जो ऑपरेशन अरावली है, सबसे पहले तो ये किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ऑपरेशन जो अरावली है इसका संबंध है अवैध खनन को रोकना। जो अवैध खनन हो रहा है ना, अवैध खनन के रोकथाम। और ये जो ऑपरेशन अरावली है ये किस जिले का नवाचार है, तो याद रखिएगा ये है आपके भरतपुर। भरतपुर जिला प्रशासन द्वारा अवैध खनन को रोकने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया है जिसका नाम है ऑपरेशन अरावली, याद रखिएगा। और ये ऑपरेशन अरावली कब, तो याद रखिएगा हाल ही के अंदर, यानी कि फरवरी 2024। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑपरेशन अरावली किस जिले से संबंधित है, याद रखिएगा भरतपुर से। किससे संबंधित है ये, तो याद रखिएगा जो अवैध खनन हो रहा है उसके रोकथाम के लिए, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। हाँ, तो ऑप्शन नंबर यहां हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है मोबाइल वेटरनरी इकाइयों का लोकार्पण कब किया गया, बताइए। 21 जनवरी 24 है, 20 फरवरी 24 है, 24 फरवरी 24 है, या 7 फरवरी 24 है, बताइए। देखिए सबसे पहले तो ये कहां से किया गया था, तो ये किया गया आपके OTS जयपुर से, ठीक है। कब किया गया, तो फिर याद रखिएगा ये है आपके 24 फरवरी 2024 को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो यहां पर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल। चलिए अगला देखिए, अगला है आपके सामने कि जो पशुधन बीमा सरलीकरण योजना के वित्त पोषण में संशोधन के बाद अब प्रीमियम हिस्सेदारी हो गई है। देखिए यहां पर जो चर्चा है वो है आपके पशुधन बीमा सरलीकरण। पशुधन जो बीमा है इसके अंदर, पशुधन बीमा जो योजना है ना, इसके अंदर जो वित्त पोषण, कौन सा, पशुधन जो बीमा योजना है इसके अंदर जो वित्त पोषण हुआ करता था केंद्र और राज्य का, पहले कितना हुआ करता था, अब कितना हो गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहले ये जो हुआ करता था पशुधन बीमा योजना के तहत जो वित्त पोषण है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ये जो वित्त पोषण है ये पहले हुआ करता था केंद्र का 70 और राज्य का कितना हुआ करता था 30। लेकिन इस वित्त पोषण के अंदर संशोधन कर दिया गया अभी हाल ही के अंदर 20 फरवरी 2024 को ये संशोधन कर दिया गया। और इस संशोधन के तहत अब जो केंद्र का हिस्सा है वो हो गया है 60 और राज्य का हिस्सा है वो कितना हो गया है, याद रखिएगा 40। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है, सी इज करेक्ट आंसर। इसको वापस ध्यान से पढ़िएगा कि हमारे राजस्थान में जो पशुधन बीमा योजना है ना, इसका जो वित्त पोषण हुआ करता था केंद्र का 70 और राज्य का कितना हुआ करता था 30। लेकिन अब इसमें संशोधन कर दिया गया है और अब ये कितना हो गया है, तो केंद्र का 60 और राज्य का कितना हो गया है 40, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो है वो है आपके सामने सी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। हाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे आपको, चलिए फिर एक क्वेश्चन बताइएगा, जैसे आपको पूछा जाता है पंचभद्रा जो रिफाइनरी है, पंचभद्रा रिफाइनरी, इस पंचभद्रा रिफाइनरी के अंदर वित्त पोषित कितना है, और उसमें भी ऐसे पूछा जाता है कि वित्त पोषित में राजस्थान का कितना हिस्सा है, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। हाँ चलिए लीजिए अगला क्वेश्चन, अगला है आपके सामने कि असत्य कथन का चयन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिए क्या पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि राजस्थान का
आधुनिकतम जो तकनीक है का गेहूं भंडारण जो है केंद्र, वो अलवर में निर्मित है। ये बिल्कुल बात सही है, याद रखिएगा। वन लाइनर क्वेश्चन भी बन सकता है कि राजस्थान का सबसे आधुनिकतम तकनीकी का जो गेहूं भंडारण है केंद्र, वो कहां पर, याद रखिएगा, अलवर में निर्मित हो रहा है। अच्छा, बी क्या कह रहा है कि एशिया कप स्टेज फर्स्ट के अंदर इराक में राजस्थान की तीरंदाज प्रिया गुज्जर का चयन हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तीसरा कह रहा है कि ईसा उदावत एनसीसी का बेस्ट कैडेट अवार्ड से सम्मानित हुई। ये भी बात सही है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, याद रखिएगा। ईसा उदावत, सबसे पहले तो कहां से संबंध है इनका, याद रखिएगा, पाली से। और क्यों चर्चा में है हाल ही में, तो याद रखिएगा इनको एनसीसी का जो बेस्ट कैडेट अवार्ड है, इससे सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, ये वन लाइनर क्वेश्चन भी बन सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको। और डी क्या कह रहा है कि इरशाद कामिल को द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड 2024 प्रदान किया गया। जबकि देखिए, इरशाद कामिल को जो है वो 2023 का द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड है वो दिया गया था, जबकि यहां पर क्या लिख दिया कि 2024 प्रदान किया गया। जी नहीं, इरशाद कामिल को 2023 का प्रदान किया गया। 24 का जिन्हें प्रदान किया गया है उनका नाम है अमित त्रिपाठी, याद रखिएगा। वापस समझिए, एक अवार्ड है आपके सामने जिसका नाम है द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड। इस अवार्ड की शुरुआत 2016 में हुई थी, याद रखिएगा। ये अवार्ड 2023 में तो किसे मिला है, इरशाद कामिल को। जबकि द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड 2024 किसे मिला है, याद रखिएगा, अमीश त्रिपाठी को। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो डी है, वो क्या दे रखा था, गलत दे रखा था, याद रखिएगा। 2024 का मिला है अमीश त्रिपाठी को, और याद रखिएगा 2023 का मिला है वो मिला है इरशाद कामिल को। ठीक है, बस। तो यहां पर आपके ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज इनकरेक्ट। तो ये क्वेश्चन थे जहां पर आपके इस प्रकार के जो क्वेश्चन लाते हैं ना, असत्य कथन, इसमें वन लाइनर क्वेश्चन बनने की भी संभावना है, जैसा कि आपके सामने ये रहा। पूछा जा रहा है कि हाल ही में जो 16वीं विधानसभा गठित हुई है, इस विधानसभा में कार्य मंत्रणा समिति का गठन किया गया है, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं। आपके सामने क्वेश्चन है कि अभी जो हाल ही में घटित हुई है ना 16वीं विधानसभा, उसी में एक समिति का गठन किया गया है जिसका नाम है कार्य मंत्रणा समिति। ये नई घटित हुई है, और ये जो कार्य मंत्रणा समिति है, याद रखिएगा, इस समिति में टोटल 16 सदस्य हैं। कुल कितने सदस्य हैं, याद रखिएगा 16। इनमें से याद रखिएगा एक तो हो जाएगा अध्यक्ष, और बाकी याद रखिएगा 15 जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, अन्य सदस्य, यानी कि सदस्य हैं, क्योंकि एक अध्यक्ष हो गया और 15 सदस्य, यानी कि टोटल 16 सदस्य युक्त एक समिति का गठन हुआ है जिसका नाम है कार्य मंत्रणा समिति। यानी कि ये जो 16वीं विधानसभा गठित हुई है ना, नई जो सरकार गठित हुई है, ये अपने कार्यों की मंत्रणा के लिए एक समिति गठित जिसका नाम है कार्य मंत्रणा समिति, जिसमें टोटल कितने सदस्य होंगे, 16 सदस्य होंगे, जिसमें एक तो अध्यक्ष होगा और 15 सदस्य होंगे। पूछा आपको यहां पर यह जा रहा है कि इसके अध्यक्ष कौन बने हैं। याद रखिएगा, इसके अध्यक्ष जिसे बनाया गया है वो है आपके कौन, वासुदेव देवनानी। अब आप इतना जरूर जानते हैं कि ये पहले से ही एक पद पर कार्यरत है। कौन सा पद है जरा बताइए, वासुदेव देवनानी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके सामने, याद रखिएगा, डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, डी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए, क्लियर हो गया ना, आगे चलूं मैं। चलिए, अगला क्वेश्चन, अगला है कि व्यापार सुगमता इज ऑफ ड्यूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2023 में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। यह भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आप देखेंगे कि इस प्रकार से यह क्वेश्चन आता है और आपको पूछा जाता है कि बिजनेस, इसके अंदर राजस्थान, ये रिपोर्ट कब की है, ये रिपोर्ट है 2023।
पूछा जा रहा है कि इसमें राजस्थान को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तीसरा हुआ है, पहला हुआ है, छठा हुआ है या फिर पांचवा हुआ है। सबसे पहली बात तो सर ये रिपोर्ट तैयार कौन करता है, तो याद रखिएगा वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग, ये जो विभाग है ये इस रिपोर्ट को तैयार करता है। और इस रिपोर्ट में याद रखिएगा देश भर में हमारे राजस्थान को जो स्थान मिला है ना, वो स्थान मिला है छठा। ठीक है, जबकि याद रखिएगा इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा, तो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है आंध्र प्रदेश को। किसको प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश को। राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। रैंकिंग से संबंधित जब भी देश में राजस्थान के किसी स्थान से तुलना की जाती है तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। लीजिए अगला क्वेश्चन, अगला है स्वॉर्ड ऑफ ऑनर 2023 से सम्मानित व्यक्तित्व कौन है। रोज हम इस प्रकार के क्वेश्चन की चर्चा जरूर करते हैं। यहां पर ऑप्शन है विमलेश जैन, गौरव यादव, हर्षिता नायक या फिर अभुमन्यु सांकला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए कौन सा। और एक और भी है ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये भी किसे, ऑर्डर ऑफ मेरिट, वो तो ऑनर का है और ये ऑर्डर ऑफ मेरिट का, ये किसे दिया गया बताइए। तो आप कहेंगे सर इसका जो राइट आंसर है वो तो है आपके सामने ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा कौन, गौरव यादव। अच्छा हाँ, क्वेश्चन बन सकता है कि ये कहां से है, याद रखिएगा अलवर से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहां से है, याद रखिएगा अलवर से है ये। जबकि आपके ऑर्डर ऑफ मेरिट याद रखिएगा सौरव को, ये सौरव को है, ये गौरव को है। ठीक है, याद रखिएगा। लीजिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है ग्रीन मैन ऑफ इंडिया, जिन्होंने साइकिल से यात्रा कर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। ग्रीन मैन ऑफ इंडिया, लीजिए बहुत अच्छा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, बताइए। हम हमेशा सुनते थे आपके कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है। हम सुनते थे बर्ड मैन ऑफ इंडिया, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। एक और नया क्वेश्चन आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीन ग्रीन मैन ऑफ इंडिया। देखिए जब टाइगर मैन ऑफ इंडिया की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा ये व्यक्ति हैं आपके कैलाश सांकला। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांकला। बर्ड मैन ऑफ इंडिया है डॉक्टर सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली। जबकि ग्रीन मैन ऑफ इंडिया है आपके सामने, याद रखिएगा वो है नरपत सिंह राजपुरोहित, नरपत सिंह राजपुरोहित। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कहां के हैं, तो याद रखिएगा ये बाड़मेर जिले से। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो होगा आपके सामने डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, इन्होंने साइकिल के माध्यम से 29 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में यात्रा की है, याद रखिएगा। हाँ ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपके सामने बेस्ट चुनाव अभ्यास पुरस्कार 2023 से सम्मानित व्यक्तित्व हैं। ये भी अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन कि बेस्ट चुनाव अभ्यास पुरस्कार 2023 से सम्मानित व्यक्तित्व कौन है। पंकज मिश्रा है, रामेश्वर डूडी है, अंशदीप है या फिर विश्व मोहन शर्मा है। यानी कि बेस्ट चुनाव अभ्यास पुरस्कार से जिस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है वो व्यक्ति है, याद रखिएगा, अंशदीप। और ये कौन, तो याद रखिएगा ये श्री गंगानगर के जिला कलेक्टर हैं, श्री गंगानगर के जिला कलेक्टर।
ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श्री गंगानगर जिले के जिला कलेक्टर हैं अंशदीप, जिनको बेस्ट चुनाव अभ्यास पुरस्कार 2023 से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। और ये अवार्ड किसने दिया था, तो याद रखिएगा केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है, तो याद रखिएगा केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, हाँ, इन्होंने एक नवाचार शुरू किया था और वो था इलेक्शन बड़ी एफ। इसलिए इनको केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा बेस्ट चुनाव अभ्यास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर है आपके सामने, याद रखिएगा यहां सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। तो यहां पर बेस्ट चुनाव अभ्यास पुरस्कार याद रखिए। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया, राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल। देखिए बात हो रही है राज्यपाल की, आपको पता हो तो 27 जुलाई 2024 को मध्य रात्रि के अंदर बहुत सारे राज्यों के राज्यपाल बदल दिए गए थे, उसमें हमारा राजस्थान भी शामिल है। राज्यपाल देखिए 27 जुलाई 2024, 27 जुलाई 2024 को यह आदेश आता है कि अब राजस्थान के नए राज्यपाल होंगे। कौन होंगे, तो वह है नाम हरिभाऊ किशनराव बांगड़े। याद रखिएगा 27 जुलाई 2024 को यह घोषणा हुई, ठीक है। 27 जुलाई 2024 को यह घोषणा होती है कि राजस्थान के नए राज्यपाल कौन होंगे, अब हरिभाऊ किशनराव बांगड़े। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो राजस्थान के नए राज्यपाल बने हरिभाऊ किशनराव बांगड़े, इन्होंने शपथ ले ली। अच्छा, इन्होंने शपथ कब ली, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनेगा। याद रखिएगा 31 जुलाई 2024 को। अच्छा, इनको शपथ किसने दिलाई, तो याद रखिएगा राज्यपाल को हमेशा ही शपथ कौन दिलाता है, उस राज्य का जो हाईकोर्ट है, उस हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, वो राज्यपाल को क्या दिलाता है, शपथ। तो हमारे राजस्थान के जो नए राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बांगड़े बने हैं, इन्होंने 31 जुलाई 2024 को शपथ ली। और इनको शपथ किसने दिलाई, तो याद रखिएगा मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। और ये हमारे राजस्थान के क्या है, राजस्थान के याद रखिएगा मुख्य न्यायाधीश। अब एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि ये जो हरिभाऊ किशनराव बांगड़े हैं, इन्होंने ये जो शपथ ली है, ये राजस्थान के कौन से राज्यपाल, तो याद रखिएगा राजस्थान के 45वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा याद रखिएगा, कौन से 45वें राज्यपाल के रूप में इन्होंने शपथ ली है। इसका मतलब इनसे पहले जो थे वो 44वें राज्यपाल थे। कौन, याद रखिएगा कलराज मिश्र। कौन थे, याद रखिएगा कलराज मिश्र। तो अब राजस्थान के नए राज्यपाल कौन बन गए हैं, हरिभाऊ किशनराव बांगड़े। घोषणा कब हुई थी, डेट याद रखिएगा 27 जुलाई। शपथ कब ली थी, 31 जुलाई। किसने दिलाई थी शपथ, और ये राजस्थान के कौन से राज्यपाल बने, तो याद रखिएगा 45वें राज्यपाल। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और विशेष ध्यान रखिएगा, पूछा जाए राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन बने थे, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल, तो याद रखिएगा राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल बने उनका नाम है गुरमुख निहाल सिंह। राजस्थान के प्रथम गुरुमुख निहाल सिंह। और राजस्थान के अभी वर्तमान के अंदर कौन है, तो याद रखिएगा हरिभाऊ किशनराव बांगड़े, ठीक है। ये कौन थे, तो याद रखिएगा ये इससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे। ये भी एक थोड़ा सा याद रखिएगा। हरिभाऊ किशनराव जो बांगड़े हैं, ये आपके महाराष्ट्र
विधानसभा के अध्यक्ष। ये इतनी सारी जानकारी इसीलिए क्योंकि वर्तमान के संदर्भ में क्वेश्चन जो है वो थोड़ा डिटेल से पूछा जाता है कि राजस्थान में नवीनतम राज्यपाल निम्न में से पहले किस विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो महाराष्ट्र विधानसभा के। ठीक है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जरूर याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आप सबके लिए है। क्वेश्चन ये है आप सबके लिए कि आपको कमेंट करके ये बताना है कि राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल ये बताइएगा। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल ये बताइएगा आप कमेंट करके। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला है, राज्य के छठे टाइगर रिजर्व की सीमाएं तय करने हेतु गठित समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। देखिए आपको पता होगा कि अभी हाल ही में, यानी वर्तमान के अंदर यदि मैं चर्चा करूं तो राजस्थान में टाइगर रिजर्व है। राजस्थान के अंदर टाइगर रिजर्व कितने हैं, तो आप कहेंगे सर सबसे पहला है रणथंबोर टाइगर रिजर्व। रणथंबोर टाइगर रिजर्व प्रथम है, तो बड़ा खास है, सवाई माधोपुर के अंदर है, याद रखिएगा 1973। अच्छा, दूसरा जो टाइगर रिजर्व है वो है आपके सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर 1978 टू 79 में। तीसरा जो टाइगर रिजर्व है वो है आपके मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व 2013 कोटा झालावाड़। नंबर 4 जो टाइगर रिजर्व है वो है आपके रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बूंदी और विस्तृत भाग है सवाई माधोपुर में। पांचवा है आपके धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। तो अभी 5 ही है। अब देखिए आपके सामने ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि राज्य के छठे टाइगर रिजर्व की सीमा तय करने हेतु गठित समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं वेंकटेश्वर मूर्ति, संजय वर्मा, प्रकाश रांका या फिर रावत चौधरी। अच्छा, सबसे पहली बात तो यह है कि ये छठा टाइगर रिजर्व बनेगा कौन सा जिसकी सीमा तय की जा रही है। याद रखिएगा ये है आपके कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व। कौन सा? कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा। राजस्थान का छठा टाइगर रिजर्व कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व। ठीक है, याद रखिएगा। और इस कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व की जो सीमा तय करनी है उसके लिए जो गठित समिति हुई है उसके जो अध्यक्ष हैं वो है आपके वेंकटेश्वर मूर्ति। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, ए इज ए करेक्ट आंसर। हाँ, और ये रिपोर्ट पेश करेंगे अपनी कब? रिपोर्ट पेश होगी, याद रखिएगा 31 अक्टूबर 2024 को ये रिपोर्ट पेश करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। ठीक है, अगला देखिए। अगला है प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के 112वें संस्करण में उल्लेखित अभियान निम्न में से कौन सा है? लीजिए, यहां पर बात है प्रधानमंत्री जी के मन की। मन की बात कौन सा संस्करण? 112वां। अच्छा, ये बात कब की है? ये बात है आपके 29 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री की जो मन की बात है उसका 112वां जो संस्करण है इसके अंदर निम्न में से उल्लेखित अभियान कौन सा है? तो याद रखिएगा इसके अंदर जो इस अभियान का उल्लेख हुआ है वो है आपके कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान। किस अभियान का उल्लेख हुआ है? याद रखिएगा कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान। अच्छा, ये किससे संबंधित है? ये है, याद रखिएगा, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर। ये अभियान इस नेशनल पार्क से संबंधित है, कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान, जिसका उल्लेख याद रखिएगा हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा जो मन की बात की जाती है उसका 112वां जो संस्करण है 29 जुलाई 2024 को हुआ, उसके अंदर इस अभियान का उल्लेख किया गया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा।
चलिए ठीक है। और वैसे आपकी जानकारी में ही है कि ये जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा, ये हमारे राजस्थान का राजस्थान का प्रथम नेशनल पार्क है। राजस्थान का क्या है? प्रथम नेशनल पार्क। अच्छा, ऐसे अगर हम बात करें तो आपको पता हो तो हमारे राजस्थान में कितने कुल नेशनल पार्क हैं? देखिए, अभी आर्थिक समीक्षा के अनुसार यदि हम चर्चा करें ना, तो देखो, आर्थिक समीक्षा 2023 और 24 के अनुसार, जिसके अंदर ये बताया गया कि राजस्थान में नेशनल पार्क कितने हैं, बताइएगा। इसी समीक्षा के अंदर बताया गया राजस्थान में अभयारण्य कितने हैं। इसी आर्थिक समीक्षा के तहत बताया गया राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं, कंजर्वेशन रिजर्व। इसी के तहत बताया गया बायोलॉजिकल पार्क कितने हैं। तो देखिए, इसके अंदर ये बताया गया कि नेशनल पार्क कितने हैं, 3 हैं, 3 ही। अभयारण्य कितने हैं, तो याद रखिएगा 27। कंजर्वेशन रिजर्व कितने बताए गए हैं, याद रखिएगा 36। चलिए, ये आप बताइएगा कि आर्थिक समीक्षा 2023 और 24 के अनुसार बायोलॉजिकल पार्क कितने बताए गए हैं, इनकी संख्या कितनी बताई गई है। ये अभी सर्वे थे, नए आंकड़े हैं ये, तो 23-24 के ना नए आंकड़े, बताइएगा। तो उस हिसाब से भी ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रखिएगा, कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान का संबंध निम्न में से राजस्थान के कौन से राष्ट्रीय उद्यान या फिर नेशनल पार्क से संबंधित है। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। प्राइड ऑफ होम्योपैथी अवार्ड 2024 से सम्मानित व्यक्तित्व कौन है? कौन सा अवार्ड है? प्राइड ऑफ होम्योपैथी अवार्ड 2024। देखिए, ये जो अवार्ड है, ये अवार्ड दिया गया आपके 20 जुलाई 2024 को। ठीक है, ये अवार्ड कब दिया गया? तो ये दिया गया है आपके 20 जुलाई 2024 को। ठीक है, इंपॉर्टेंट। अच्छा, कहां दिया गया? याद रखिएगा, दुबई। दुबई। अच्छा, किसे दिया गया? याद रखिएगा, वो है आपके डॉक्टर रावत चौधरी। अच्छा, डॉक्टर रावत चौधरी का संबंध कहां से है? याद रखिएगा, जोधपुर से। डॉक्टर रावत चौधरी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सामने, डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, तो प्राइड ऑफ होम्योपैथी अवार्ड 2024 से सम्मानित राजस्थान के जोधपुर से, याद रखिएगा, डॉक्टर रावत चौधरी को दिया गया। ठीक है, हाँ, याद रखिएगा। लीजिए अगला क्वेश्चन, अगला और बड़ा ही महत्वपूर्ण। टाइगर फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहां किया गया? बागदड़ा संरक्षण रिजर्व, होटल सागर, होटल टाइगर डेन या जवाहर कला केंद्र। देखिए, सबसे पहले तो ये टाइगर फेस्टिवल 2024 का जो आयोजन है, ये क्यों? ये इसीलिए क्योंकि आपको पता हो तो कमेंट करके बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय बताइए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस इसी के अवसर पर तो किया गया था टाइगर फेस्टिवल 2024 का आयोजन। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, टाइगर फेस्टिवल। और एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से किसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय जो बाघ दिवस है, ये मनाया गया था आपके, याद रखिएगा, 29 जुलाई 2024। 29 जुलाई 2024 के दिन, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर एक फेस्टिवल का आयोजन हुआ था जिसका नाम है टाइगर फेस्टिवल। और ये जो टाइगर फेस्टिवल है, याद रखिएगा, 2024 जो है, ये कौन सा संस्करण था? ये 6ठा संस्करण था। कौन सा? 6ठा संस्करण, याद रखिएगा। और इस फेस्टिवल का जो आयोजन है वो कहां पर हुआ था? तो याद रखिएगा, टाइगर फेस्टिवल 2024 का जो आयोजन है वो हुआ आपके जवाहर कला केंद्र। और जवाहर कला केंद्र कहां पर है? याद रखिएगा,
जयपुर में। इस जवाहर कला केंद्र की भी दो बातें हैं, एक स्थापना याद रखिएगा कब हुई थी 1993 में, और एक इसके याद रखिएगा वास्तुकार कौन थे। चलो ये तो आप कमेंट कर देना, ठीक है, आप बता देंगे कि इसके वास्तुकार कौन थे। टाइगर फेस्टिवल 2024 का जो आयोजन है वो किया गया था जयपुर के जवाहर कला केंद्र में, ठीक है, जवाहर कला केंद्र जिसकी स्थापना 1993 में हुई है। इसके वास्तुकार कौन थे बताइएगा, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ये टाइगर मैन ऑफ इंडिया तो आपको पता ही है ना। चलिए, कैलाश सांकला, कैलाश सांकला का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है ये बता दीजिए बस, इनका संबंध कौन से जिले से। जवाहर कला केंद्र के जो वास्तुकार थे वो है आपके चार्ल्स कोरिया। कौन है याद रखिएगा, चार्ल्स कोरिया, ठीक है। क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं वो है आपके पद्म पुरस्कार। क्योंकि आप सब जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्म पुरस्कारों की क्या की जाती है, घोषणा। तो 26 जनवरी 2024 को यानी कि जो 75वां गणतंत्र दिवस था उसके अवसर पर कुल 132 पद्म पुरस्कारों की क्या की गई है, घोषणा की गई है। पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि हाल ही में 26 जनवरी 2024 को कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, 132 पद्म पुरस्कार। ये जो पद्म पुरस्कार हैं ये स्वयं 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपके पद्म विभूषण, एक होता है आपके पद्म भूषण, और एक होता है पद्मश्री। वैसे आप सब जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान है, भारत का सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान है वह है भारत रत्न। और आप सब जानते हैं कि 23 जनवरी 2024 को बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बिहार के पूर्व सीएम साहब जिनका नाम है कर्पूरी ठाकुर, इनको भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। तो भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान तो कौन सा है, याद रखिएगा भारत रत्न। अच्छा, आपको पूछा जाए कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन है, याद रखिएगा पद्म विभूषण। कौन सा है, पद्म विभूषण। तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान आपके पद्म भूषण, चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्मश्री। तो पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं और पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है वो होता है पद्म विभूषण, याद रखिएगा। तो इस बार जो टोटल पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है 132, इनमें से याद रखिएगा पद्म विभूषण दिए जाएंगे 5। 132 जो पद्म पुरस्कार है टोटल, इनमें से 5 तो क्या है, पद्म विभूषण, और याद रखिएगा 17 क्या है, पद्म भूषण। और उसके अलावा जो भी बचे 110 वो है आपके सामने क्या, पद्मश्री अवार्ड। तो आपके सामने यहां से 3-4 क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। कौन कौन से, एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है, 132। इनमें से पद्म विभूषण 5, पद्म भूषण याद रखिएगा 17 और पद्मश्री टोटल 110। तो ये आंकड़ा पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसके अलावा यह भी आपको याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न 23 जनवरी 2024 को यह घोषणा हुई है कि बिहार के जो पूर्व सीएम रह चुके हैं कर्पूर ठाकरी, यानी कि जो ठाकुर हैं, उनको आपके क्या दिया जाएगा, याद रखिएगा भारत रत्न, ठीक है। यह घोषणा हुई है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत रत्न आप सब जानते हैं भारत का सबसे बड़ा क्या है, याद रखिएगा नागरिक सम्मान, ठीक है। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण, याद रखिएगा। फिर है तीसरा पद्म भूषण, चौथा है पद्मश्री। तो यहां से जो क्वेश्चन बन सकते हैं कि कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई, तो 132। इस 132 में से पद्मश्री कितने हैं, 110, पद्म भूषण कितने हैं, 17, और याद रखिएगा पद्म विभूषण कितने हैं, 5। क्लियर बात। नेक्स्ट अगली बात, अब देखिए हमारे लिए जो अगली बात है वो ये है कि अभी जो हाल ही में पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है,
इन पद्म पुरस्कारों में से राजस्थान के लिए कौन से पुरस्कार मिले हैं? तो याद रखिएगा, इस बार हम हमारे क्षेत्र राजस्थान की चर्चा करते हैं, तो याद रखिएगा इस बार किसी भी राजस्थानी को ना तो पद्म विभूषण मिला है और ना ही पद्म भूषण। केवल राजस्थान के लिए जो अवार्ड आया है वो है पद्मश्री। आप कहेंगे सर कुल कितने पद्मश्री? तो इस बार याद रखिएगा हमारे राजस्थान के लिए टोटल 4 पद्मश्री अवार्ड आए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में कुल 132 पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई, जिनमें से 110 तो क्या है पद्मश्री, उनमें से राजस्थान के लिए कुल कितने पद्मश्री है? 4। लेकिन यहां पर आपको विशेष ध्यान देना है। देखिए पद्मश्री अवार्ड कितने मिले हैं राजस्थान को? 4। लेकिन राजस्थान के कुल कितने लोगों को पद्मश्री मिले हैं? तो फिर याद रखिएगा जब वक्तियों की बात आ जाएगी तो फिर वक्ति हो जाएंगे 5। आप कहेंगे सर ये कैसे? अभी देखो इसको समझते हैं, क्योंकि एक ऐसा पद्मश्री है जो 2 सगे भाइयों को एक साथ मिला है। ठीक है, तो पद्मश्री अवार्ड 4, लेकिन जब वक्तियों की बात आएगी तो कितने हो जाएंगे? 5। आइए जानते हैं ये कौन कौन है। इंपॉर्टेंट बात देखिए, सबसे पहले तो मैं चर्चा करूंगा कि राजस्थान के वह व्यक्तित्व जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। आपके सामने इनकी तस्वीर है और नाम है इनका, नंबर 1 करके लिख देता हूं, नाम है जानकीलाल भांड। क्या नाम है? जानकीलाल भांड। याद रखिएगा ये मंकी मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। इनका उपनाम क्या है? मंकी मैन। लेकिन याद रखिएगा आप कहेंगे सर इनको कौन से क्षेत्र में और किस लिए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो याद रखिएगा जानकीलाल भांड का संबंध जिस कला से है वो है बहरूपिया कला। बहरूपिया कला याद रखिएगा, इसीलिए जानकीलाल भांड को मंकी मैन कहा जाता है। और इनका संबंध जिस जिले से है वो याद रखिएगा भीलवाड़ा। आप कहेंगे सर बहरूपिया कला क्या होती है? तो आप सब जानते हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बहरूपिया बनकर आया करते थे, यानी कि किसी ऐतिहासिक घटना के पात्र की जैसी जैसी वेशभूषा धारण कर लेना। ठीक है, कई बार आपके डाकन बन जावे हुए नहीं, बहरूपिया कला। तो बहरूपिया कला के जो जादूगर हैं जानकीलाल भांड, जिन्हें मंकी मैन के नाम से जाना जाता है, जिनका संबंध भीलवाड़ा जिले से है, उनको 2024 का पद्मश्री अवार्ड दिया जाएगा। एक तो व्यक्तित्व कौन वे? जानकीलाल भांड। क्लियर हो गया इनके बारे में। दूसरे व्यक्तित्व हैं आपके सामने ये। अब आप कहेंगे सर ये कौन है? दूसरे व्यक्तित्व हैं जिनका नाम है लक्ष्मण भट्ट तेलंग। याद रखिएगा क्या नाम है? लक्ष्मण भट्ट तेलंग। आप कहेंगे सर इनका संबंध कौन से क्षेत्र में है? तो देखिए लक्ष्मण भट्ट जो तेलंग है, याद रखिएगा ये ध्रुपद गायकी के कलाकार हैं, ध्रुपद गायक हैं ये। और इनका संबंध किस जिले से है? याद रखिएगा जयपुर। देखिए जानकीलाल भांड का संबंध बहरूपिया कला से है, इनका संबंध ध्रुपद गायकी से है। यानी कि जानकीलाल भांड को किस क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड? याद रखिएगा कला के क्षेत्र में। इनको भी किस क्षेत्र में दिया जाएगा? याद रखिएगा कला के क्षेत्र में। ठीक है, लक्ष्मण भट्ट तेलंग याद रखिएगा। अगले तो 2 व्यक्ति हो गए, जानकीलाल भांड हो गए और लक्ष्मण भट्ट तेलंग हो गए। नेक्स्ट देखिए अगले, ये हैं आपके 2 ब्रदर, यानी कि एक का नाम है, यानी कि राजस्थान में जो तीसरा पद्मश्री अवार्ड दिया जाएगा वो इन दोनों भाइयों को दिया जाएगा। क्या क्या नाम है इनका? एक का नाम है याद रखिएगा अली मोहम्मद, अली मोहम्मद वे दूसरे का नाम है गनी मोहम्मद। यानी कि अली गनी के नाम से मशहूर हमारे राजस्थान के प्रसिद्ध संगीतकार यानी कि गायकार, इन्होंने मांड गायकी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई, यानी कि संगीत गायक। ठीक है, अच्छा आप कहेंगे सर ये कहां के हैं? तो वैसे इनका जो संबंध है वो स्थान है बिरजासर गांव है, ये आपके कहां पर है? याद रखिएगा बीकानेर।
तो बस इतना आप जरूर याद रखें कि इन दोनों का संबंध जिस जिले से है वो जिला कौन सा है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बीकानेर। ठीक है, दोनों क्या है, भाई हैं सगे। ठीक है, तेजरासर, क्या नाम है गांव का नाम, तेजरासर गांव से संबंधित है ये, और तेजरासर गांव आपके कहां पर है, याद रखिएगा, बीकानेर के अंदर। ठीक है, तो अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद दोनों क्या है, अली गनी ब्रोदर हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इनको भी किसके क्षेत्र में, तो याद रखिएगा संगीत, और इसमें भी कौन सी, मांड गायकी को बढ़ावा दिया इन्होंने, मांड गायकी। क्लियर। और नंबर 4, हमारे राजस्थान को चौथा पद्मश्री अवार्ड जिसे दिया जाएगा वो है आपके डॉक्टर माया टंडन, चौथा पद्मश्री अवार्ड डॉक्टर माया टंडन। और डॉक्टर माया टंडन ने हमेशा ही जीवन रक्षा से संबंधित कार्य किया, यानी कि सड़क सुरक्षा, याद रखिएगा, सड़क सुरक्षा क्षेत्र के लिए। ठीक है, यानी कि सामाजिक कार्य के क्षेत्र में इनको दिया जाएगा पद्मश्री अवार्ड। एक क्वेश्चन मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि डॉक्टर माया टंडन का संबंध जो है वो आपके किस जिले से है। इतनी सारी जानकारी दी है, एक क्वेश्चन तो आपसे भी बनता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सारी बातें क्लियर हो गई होगी कि राजस्थान को, यानी कि ये जो पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है टोटल 132, इनमें से याद रखिएगा राजस्थान के लिए 4 पद्मश्री अवार्ड आए हैं, लेकिन टोटल 5 व्यक्तियों के लिए। कौन कौन से हैं, एक है जानकी लाल भांड, याद रखिएगा, दूसरे हैं लक्ष्मण भट्ट तेलंग, तीसरे में याद रखिएगा दोनों भाई है अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद, और नंबर 4 है डॉक्टर माया टंडन, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा भी मैं आपके साथ चर्चा कर देता हूं कि इस बार जो पद्म विभूषण मिलेंगे वो किन किन व्यक्तियों को दिए जाएंगे, क्योंकि ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है ना। तो देखिए इस बार पद्म विभूषण कितने लोगों को, याद रखिएगा 5 पद्म विभूषण दिए जाएंगे। किन किन को दिए जाएंगे, एक तो है आपके के चिरंजीवी, आप साउथ के बहुत बड़े कलाकार रहे हैं, ठीक है, इनको दिया जाएगा। इनका संबंध तमिलनाडु राज्य से और कला के क्षेत्र में इनको दिया जाएगा। दूसरे याद रखिएगा श्री एम वेंकैया नायडू, आप सब जानते हैं कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं ये, जिनका संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है, इनको भी दिया जाएगा पद्म विभूषण। तीसरा जो है वो दिया जाएगा सुश्री वैजयंता माला को, जिनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है और कौन से क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में। नंबर 4 जो है वो दिया जाएगा सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम को, जिनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है और इनको भी कला के क्षेत्र में दिया जाएगा। और नंबर 4 याद रखिएगा श्री बिंदेश्वर पाठक, जिनका संबंध बिहार से है और सामाजिक कार्य के लिए। याद रखिएगा इन 5 पद्म विभूषण में से एक पद्म विभूषण उस व्यक्तित्व को दिया जाएगा जो मरणोपरांत है। कौन, याद रखिएगा श्री बिंदेश्वर पाठक। तो ये अपने आप में और इंपॉर्टेंट हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। तो बताइए ये सारी बात क्लियर हो गई कि ये जो पद्म पुरस्कार हैं, यानी गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर जिनकी घोषणा होती है, इस बार टोटल 132 मिलेंगे। इनमें से 5 आपके पद्म विभूषण हैं, 17 आपके पद्म भूषण हैं और 110 पद्मश्री हैं। और ये भी आपके क्या है, दिए जाने की घोषणा हो चुकी है। ठीक है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हम हमारे राजस्थान के संदर्भ में पढ़ते हैं तो 4 याद रखिएगा, 4 पद्मश्री अवार्ड, लेकिन टोटल कितने व्यक्ति हैं, 5। कौन कौन से हैं, तो वो सारी चर्चा हमारे सामने हो गई।